वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सऊदी अरब से होते हुए अमेरिका पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करना है। उनके साथ आप ये भी देख रहे हैं कि भारत के वज़ीर आज़म मोदी भी अमेरिका पहुँचे हैं। उन्होंने ह्यूस्टन टेक्सास में एक जलसे से ख़िताब किया, जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप उनके साथ बराबर में खड़े थे। इमरान ख़ान का जो अमेरिका का दौरा है सऊदी अरब से होते हुए, उसमें बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं। सबसे पहला जो सवाल है सऊदी अरब के हवाले से वो ये है कि वज़ीर आज़म की जो फुटेज उनके अपने ऑफिस ने जारी की, जब वो सऊदी अरब पहुँचे तो वो वज़ीर आज़म के जो खुसूसी तैयारा है उसमें पहुँचे, जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करती है। उनके साथ उनके जो रुफ़का हैं और उनकी अहलिया, उनके भी वहाँ पर तफसीलात सामने आई। लेकिन जब वो सऊदी अरब से अमेरिका रवाना हुए तो उन्होंने एक कमर्शियल जहाज़ से अमेरिका जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, और नतीजे के तौर पर हमने ये देखा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जहाज़ उनको दिया और वो उसके ज़रिए अमेरिका पहुँचे। सवाल ये है कि उनका अपना जहाज़ कहाँ गया। जो प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं उनके तहत ये कहा गया है कि उनकी अहलिया वज़ीर आज़म के खुसूसी जहाज़ से वापस आईं और इसलिए उन्होंने कमर्शियल जहाज़ से जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब एक तरफ मीडिया के अंदर इस पर तो बहुत बातें हुई कि वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शारी का मुज़ाहरा करते हुए कमर्शियल जहाज़ से अमेरिका जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन इस पर हमारी मीडिया में कोई बात नहीं हो रही कि वज़ीर आज़म का खुसूसी जहाज़ उनकी अहलिया ने अगर इस्तेमाल किया तो वो किस कानून के तहत इस्तेमाल किया, और ये जो किफ़ायत शारी का दर्स कौम को पढ़ाया जा रहा है उसमें ये कहाँ से फ़िट होता है, किस कानून के तहत ये हुआ। क्या वज़ीर आज़म की अहलिया उनकी गैर मौजूदगी में उनका जहाज़ इस्तेमाल कर सकती हैं? आपको याद होगा कि जब इसाक डार वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के खुसूसी जहाज़ से एक सेंट्रल एशियन मुल्क पहुँचे थे और उसके बाद वो लंदन चले गए थे, तो उस पर आज तक तबर्रा होता है कि ये क्यों हुआ। वो तो फिर भी एक वफाकी वज़ीर थे उस वक्त, लेकिन उनकी अहलिया ने किस तरीके से वज़ीर आज़म का खुसूसी तैयारा इस्तेमाल किया, इस पर कोई बात नहीं हो रही। अमेरिका पहुँचने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ थिंक टैंक से भी ख़िताब किया और अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से उन्होंने ख़िताब किया, उसमें उन्होंने जो बातें की उससे बहुत सारे सवालात उठे हैं। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये कहना कि पाकिस्तान की फ़ौज और इंटेलिजेंस ने मुख्तलिफ़ दहशत गर्द ग्रोहों, जिनमें अलकायदा का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ पाकिस्तान की रियासत के इदारों ने एक तरह की पार्टनरशिप की, उससे बहुत सारे सवालात उठे हैं। पहला सवाल ये है कि ख़ुद अलकायदा की जो शुरुआत हुई है सरकारी तौर पर, जो अगर आप तहकीक करें तो 1988 की बात की जाती है, लेकिन अमलन ये 90 की शुरुआत में अलकायदा की शुरुआत हुई और उसका जो बुनियादी रुख था और जो हदफ था वो ख़ुद सऊदी अरब की जो बादशाहत है वो थी, और उस वक्त जो मिस्र की जो एक डिक्टेटरशिप थी वो थे। मिस्र में जो अख़वानुल मुस्लिमीन के जो लोग हैं, जिनमें ख़ास तौर पर एमन अल-ज़वाहिरी वहीं से निकले, तो बुनियादी उस वक्त उनका हदफ ये था, और फिर अमेरिका मुखालिफ वो एक तहरीक के तौर पर सामने आई। बाद में जब उसामा बिन लादेन सूडान गए और फिर वहाँ से जब वो अफ़गानिस्तान वापस आए, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की हुकूमत थी, और बाद में 1993 में हमने देखा कि तालिबान की जो हुकूमत है वो कायम हुई। तो
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये कहना कि अलकायदा के साथ पाकिस्तान की फ़ौज और उसके इंटेलिजेंस इदारों ने पार्टनरशिप की, ये तारीख़ी तौर पर बात दुरुस्त नहीं है। न सिर्फ ये कि ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसके जो नताइज हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। आपने देखा कि भारत की मीडिया में और ख़ुद अफ़गान जो कुछ सर्कल्स हैं उसमें इस पर बहुत सारे बात हुई है, और वो तमाम क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को अपना हदफ बनाना चाहती हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म के इस बयान को लेकर बहुत सारा शोर मचाया है। तो बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं वो कौन हैं, उनके आगे पीछे कौन है, लेकिन वज़ीर आज़म को इस तरह का बयान देने के बाद से पहले सोचना चाहिए था। मज़े की बात यह है कि इस बयान के बाद भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसकी तस्दीक़ करने की बजाय उस बयान को दोबारा दोहराया। इससे ऐसा है कि अगर आप एक कोई गलत फ़ैसला कर लें या कोई गलत बात कह दें, तो बजाय उसकी तस्दीक़ करने के आप उस पर डटे रहें। इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, ये आप ख़ुद अच्छी तरह से सोच सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी बातें की। मिसाल के तौर पर उनसे जब पूछा गया काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में कि इमरान ख़ान से पूछा गया कि आप ये बताएं कि उसामा बिन लादेन जो एबटाबाद में मुकीम थे और वहाँ पर मारे गए, तो उस पर पाकिस्तान ने क्या तहकीकात की है। अब वज़ीर आज़म साहब क्या फरमाते हैं, वो लगता है कि वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि उनको तैयार होना चाहिए था। जो वज़ीर आज़म की जो टीम है, उनको जो मुतवक्का सवालात हैं उसके बारे में उनको बताना चाहिए था। तो वो बिल्कुल ऐसा लगा, अगर आप वो फुटेज देखें और उनका जवाब देखें तो उससे बहुत साफ ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पहले उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, हाँ वो एक तहकीकात तो हुई थी, एक कमीशन बना था एबटाबाद कमीशन, लेकिन मुझे उसके जो नताइज हैं उसके बारे में इल्म नहीं है। अब मुल्क के वज़ीर आज़म जो थोड़ी देर पहले उसी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में ये कह चुके थे कि मैं 13 महीने से मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मेरे दौर में मुल्क के तमाम इदारे मेरे मातहत हैं और मुझे वो रिपोर्ट करते हैं और मेरे अहकामात की पाबंदी कर रहे हैं, और साथ ही ये कहना कि जी मुझे पता नहीं है कि उसके नताइज क्या हैं। इतने लाइल्म वज़ीर आज़म कैसे हो सकते हैं, जबकि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई थी, और वो वज़ीर आज़म ने अगर 13 महीने में इतनी अहम रिपोर्ट नहीं देखी तो वो इस पूरे अरसे में क्या करते रहे हैं, उसका जवाब या इमरान ख़ान दे सकते हैं या उनके जो तर्जुमान है वो दे सकते हैं। लेकिन इतनी जो लाइल्मी है वज़ीर आज़म की, वो दुनिया में पाकिस्तान के बारे में एक जग हसाई का एक सबब बन रही है, और ये सवाल भी उठाते हैं कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं कि उनको ये नहीं पता कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या है, जबकि ये रिपोर्ट अल जज़ीरा ने शायद भी की थी और अब मीडिया के अंदर मौजूद भी है। तो वज़ीर आज़म का ये कहना कि जी मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, ये एक अजीब बात है। उसी थिंक टैंक में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जो आला इदारे हैं, फ़ौज है और जो इंटेलिजेंस है और उसके जो आला ओहदेदार हैं, उनको तो नहीं पता था कि ये एबटाबाद का जो रेड हुआ जिसके नतीजे में उसामा बिन लादेन मारे गए, तो उनको तो नहीं मालूम था। लेकिन ये हो सकता है कि निचली सतह के जो लोग हैं वो उसामा बिन लादेन के साथ जो है वो पार्टनरशिप करते हों या उनके वो सहूलियात फराहम करते हों। अब ये अपने तौर पर एक बहुत ही ख़तरनाक बयान है, क्योंकि एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो बहुत मुनज़्ज़म हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की फ़ौज वो बहुत एक मुनज़्ज़म इदारा है, लेकिन साथ में मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे कि हो सकता है कि निचली सतह पे कुछ लोग जो है वो मिले हुए हों उसामा बिन लादेन के साथ, उससे आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारे इदारे मुनज़्ज़म नहीं हैं, हमारी फोर्सेस डिसिप्लिन नहीं हैं, और उसके और जो नताइज निकलते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है।
कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास टेक्टिकल एटमी हथियार भी हैं, जिसके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क नहीं है और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है और जिहादियों के हाथ में ये इस तरह के हथियार लग सकते हैं। तो ऐसे में मुल्क का वज़ीर आज़म ये खड़े होकर कहे कि जी हो सकता है कि निचली सतह के लोग ये कर रहे हों, तो उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। वज़ीर आज़म को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए और वज़ीर आज़म को मुहतात होना चाहिए अपने बयानात में। अब हम ये देखेंगे कि वो आइंदा और क्या बात करते हैं, लेकिन ये एक ख़तरनाक बात है। अब हम ये देखें कि ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात हुई और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अगर आप वो फुटेज देखें तो वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल सहमे से बैठे हैं। वो अपने जो तस्बीह के दाने हैं उनको भी चला रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बहुत मुदल्लिल बात नहीं हो रही। इस दफ़ा भी हमने देखा, पिछली दफ़ा भी जब जुलाई में वो गए थे तो यही लग रहा था कि ट्रंप ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईजैक किया हुआ था। इस दफ़ा भी तकरीबन यही सूरत हाल थी कि वज़ीर आज़म जो है वो जिस तरीके से पुरएतमाद होके वो बात करते उनके सामने, मिसाल के तौर पर पिछली दफ़ा तो उनके सामने ट्रंप ने ये कहा था कि जी मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप मुसालहत करें कश्मीर के मामले पे, लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान और मोदी दोनों चाहें तो फिर मैं मुसालहत के लिए तैयार हूँ। तो वो अपने बयान से पीछे हट गए। तो इस दफ़ा वज़ीर आज़म को ट्रंप के सामने एक मुदल्लिल केस पेश करना चाहिए था, वो बात आपको सामने नहीं आई। चले अब हम ये देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जुमे को वो जो ख़िताब फरमाते हैं मोदी की तकरीर के बाद, क्योंकि जो शेड्यूल है उसमें जुमे के रोज़ 7वें नंबर पर मोदी की तकरीर है, उसके बाद 2 और मुकर्रीन हैं। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने तकरीर करनी है, सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने तकरीर करनी है और उसके बाद 10वें नंबर पे इमरान खान ने तकरीर करनी है। तो वो शायद गर्मा गर्म तकरीरों का मुकाबला होगा। न्यूयॉर्क वैसे भी एक मैदान जंग बन गया है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक मुकाबलाबाजी है। एक और जो अफसोसनाक बात सामने आई वो ये आपने देखा होगा कि ट्रंप के साथ जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चाहे इमरान खान की हो चाहे मोदी की हो, उसमें दोनों मुल्कों के सहाफ़ियों ने बजाय एक गैर जानिबदार और एक आज़ाद मीडिया के तौर पर सवाल करते, और बहुत सारे सवालात बन सकते थे ट्रंप के हवाले से भी, मोदी के हवाले से भी, इमरान खान के हवाले से भी, दोनों मुल्कों के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने रियासत की एक तोसी के तौर पर सवालात किए। ऐसा लगा कि जैसे वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो आज़ाद प्रेस के नुमाइंदे नहीं हैं। और फिर ट्रंप ने दोनों पर तबर्रा भी किया, इमरान खान से भी कहा, मोदी से भी कहा कि ये रिपोर्टर आप कहाँ से ले आए हैं, क्या ये आपके वफ्द का हिस्सा है। तो ये एक तरह से शर्मनाक बात है दोनों मुल्कों की सहाफ़त के लिए भी और सहाफ़ियों के लिए भी। लेकिन जाते जाते जो एक नई जो बात सामने आई इमरान खान के हवाले से वो ये है कि हम अपने मुल्क के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको तो हल नहीं कर सकते, मईशत को हल नहीं कर सकते, मुल्क के अंदर इजहार राय की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी का जो हाल है वो हमने देख लिया है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि जी हमारे ख़ित्ते में पाकिस्तान की जो मईशत है वो सबसे ज़्यादा बैठी हुई है, और अगले साल जो है वो पाकिस्तान की जो GDP है वो 2.8% होगी, और सबसे ज़्यादा अफरात ज़र पाकिस्तान में होगी, तकरीबन 12%। ये तो अपने मुल्क का हाल है। लेकिन वज़ीर आज़म ने ख़ुद ही ये इंकशाफ फरमाया है कि अब हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है वो मुसालहत कराने लगे हैं। कश्मीर का मामला जो है वो बीच में रह गया, हमारे अपने मसाइल जो है वो बीच में रह गए। अब पाकिस्तान जो है वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो मुसालहत कराएगा। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जी इसकी फरमाइश सऊदी वली अहद ने और ट्रंप साहब ने किया और हम इस काम पे लग गए हैं। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा, बात यह है
कि हमारी हैसियत एक आज़ाद मुसालहतकार की नहीं है। हमारा जो झुकाव है वो वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ है। ऐसी सूरत हाल में हम क्या मुसालहत करा सकते हैं सऊदी अरब ईरान के दरमियान, वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी फ़ौज के एक साबिक सरबराह सऊदी अरब के अंदर एक बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के कमांडर के तौर पर बैठे हैं, जो कि जिसका वाज़ेह तौर पर झुकाव ईरान मुखालिफ एक इत्तेहाद है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हम मकरूज़ हैं सऊदी अरब के हमारे वज़ीर आज़म उनके वलीअहद का जहाज़ लेकर अमेरिका जाते हैं। हमने उनसे 3 अरब डॉलर लिए हुए हैं, कर्ज़ अपने बैंक में रखवाए हुए हैं और हम उधार पर उनसे तेल ले रहे हैं। ऐसी सूरत में हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान क्या मुसालहत कराएंगे। और फिर ये है कि क्या अमेरिका के ईरान के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं हैं। ये दुरुस्त है कि उनके कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बैक चैनल पे अमेरिका के और सऊदी अरब के ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल मौजूद हैं, उनका एक बैक चैनल मौजूद है। ऐसे में हम क्या खिदमत सर अंजाम देंगे, और अगर इसमें कोई पेशरफ्त नहीं होगी तो क्या उसका मलबा भी पाकिस्तान पे होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कि अफ़गानिस्तान में जो अमन का मामला है उसमें हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन अगर वहाँ कामयाबी नहीं होगी तो उसका मलबा भी हम पे आएगा। तो हम सारी दुनिया के जो मसाइल हैं वो उनकी जो फिल्में हैं वो अपने गले में क्यों डाल रहे हैं, ये एक सवाल ज़रूर है। हमें चाहिए कि अपने घर को ठीक करें, अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक कौमी एकता का माहौल पैदा करें, अपनी मैशत पे तवज्जो दें, ना ये कि सारी दुनिया के जो है वो हम एक मिनी अक़वाम मुत्तहिदा बनकर दुनिया के झगड़े जो है उनको ठीक कराते फिरें। ये कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। आज के लिए इतना ही।